नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9th की क्लास के मैथ के विषय पर बात करने वाला हूं, जो आपकी ये राजू प्रकाशन की बुक है, जो NCERT बेस्ड पर आधारित है। ये देखिए, जो कि नया संस्करण है 2019 और 20 राजू प्रकाशन की है। इसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम पर हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है और ये क्यों आया। तो देखते हैं, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसे दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो आपके मन में एक भावना आती है, यह कितनी है, यह कितनी मात्रा में है, इससे जानने की इच्छा आती है। आप देखते मान कर देते हैं, ये दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। ये सब नंबर सिस्टम, ये देखते मान आपके मन में विचार आ जाता है तुरंत कि ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम हमारे जो वैज्ञानिक थे पुराने, इन्होंने देखा होगा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसकी मात्रा पहले कैसे बात करते होंगे कि ये आज हमने पहले ये तो थोड़ी ना पता था कि इतनी मात्रा में हमने ये सब देखे। अगर संख्या पद्धति का हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कितने व्यक्ति वहाँ समूह में थे, कितने व्यक्ति बात कर रहे थे, कितना हमारे पास पैसा है, ये सब हम कैसे जानेंगे। तो इसीलिए हमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हम दोस्तों देखते हैं आज नंबर सिस्टम को। देखते हैं, पहले जीरो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़े, 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3, ऐसे ऐसे करके हमें संख्याएं मिलती गई। उसके बाद जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो अब फिर मन में विचार आया कि हाँ, अब इनमें से घटाना हुआ तो कैसे हम निगेटिव वैल्यू को देखें। तो यहाँ फिर निगेटिव वैल्यू को हमें आवश्यकता पड़ी, ऋणात्मक चिन्ह। तो यहाँ ऋणात्मक वैल्यू मिली। ऐसे आप दाहिने साइड जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बाएं साइड जाएंगे, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब देखते हैं, ये जो हमारी 1 2 3 4 ये सब वैल्यू हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं। कोई तो नाम होगा इनका नाम कुछ होगा, इनका नाम कुछ होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। ये जो वैल्यू हमारी धनात्मक वैल्यू होती है, इसे हम यहाँ 1 से, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये संख्या क्योंकि हमें प्रकृति से मिली है। क्यों? सबसे पहले इन्हीं संख्याओं की खोज हुई। सबसे पहले हमें इन्हीं नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी मिली, 1 2, इसी संख्या से हम आगे संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब हमें ये संख्या मिली, तो हम इन संख्याओं के बारे में आगे फिर कैसे लिखें। तो उसके बाद फिर जीरो आया तो हमारा संख्या का नाम चेंज हो गया। जीरो संख्या मिलने से हमें इसे पूर्ण संख्या में आया, पूर्ण संख्या आया, होल नंबर। होल नंबर आया। अब इसके बाद हमने देखा कि अब अगर हमें पहले पॉजिटिव वैल्यू मिली, फिर उसके बाद जीरो आया उसके आगे के लिए, फिर अब देखें कि हमें निगेटिव वैल्यू मिली। तो अब हम इसे
यहाँ से निगेटिव वैल्यू, जीरो प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तीनों को मिला के हमें पूर्णांक मिला। अब प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमें ऋणात्मक वैल्यू मिल गई, तो हमने इन तीनों वैल्यूओं को मिला के ऋणात्मक, जीरो, पॉजिटिव वैल्यू, इन संख्याओं को मिला के हमने पूर्णांक मतलब हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। पॉजिटिव मिला, फिर जीरो मिला, फिर निगेटिव मिला, यानी हमारी संख्या पूर्ण हो गई। पूर्ण, तो इसे पूर्णांक कह दिए। पूर्णांक संख्या दोस्तों। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। अब उसके बाद देखते हैं, हमारी इन संख्याओं का मान मिल गया, प्राकृतिक संख्या मिल गई, पूर्ण संख्या मिल गई, पूर्णांक संख्या मिल गई। अब देखते हैं इन संख्याओं में से कुछ संख्याएं सम संख्या हो गई। तो दोस्तों देखते हैं सम संख्या। इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो हमारी दो से भाज्य हो जाएं, वो सम संख्या कहलाएंगी। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जो दो का गुणज हो, अगर दो का गुणज होगा तो वो संख्या दो से भाज्य होगी। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जो दो से भाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं सम संख्याएं होती क्या हैं। अब जैसे दो हो गई, क्योंकि ऐसी संख्या जो दो से भाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। दो हो गया, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके। अब देखिए दोस्तों, ये दो दूना 4, ऐसे मतलब दो का जो भाज्य हो या दो का गुणज हो, ऐसी संख्या जो दो का भाज्य हो या दो का गुणज हो, वो सम संख्या कहलाती हैं। तो हमारा जो प्राकृतिक संख्या में ही हमारी सम संख्या पाई है। और पूर्णांक संख्या में हम पूर्णांक संख्या में हमारी प्राकृतिक संख्या पाई जाती है। इंटीजर में हमारी दोनों संख्या पाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं, सम संख्या देख चुके हैं। अब पूर्ण संख्या में से अगर हम सम संख्या निकाल देंगे तो हमारी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों,
तो विषम संख्या देखते हैं दोस्तों। हमने बताया जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर में से अगर हम सम संख्या को निकाल दें, सम संख्या को निकाल दें तो हमारी जो संख्या बचती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो या 2 का गुणज ना हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं विषम संख्या हमारी होती क्या है। अब पहले हम होल नंबर लिखेंगे 0, या प्राकृतिक संख्या सिर्फ लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके संख्या लिखते हैं। अब हम इनमें से सम संख्याओं को हटा देते हैं। सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद 8 आएगा। तो अब हम सम संख्याओं, प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को निकाल दिए, सम संख्या को निकाल दिए तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हो गई। और देखते हैं इनमें कोई भी संख्या क्या 2 से भाज्य होगी? नहीं। या 2 का गुणज है? नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या में से हम सम संख्या को निकाल देते हैं और ये ऐसी संख्या होती है जो ना 2 से भाज्य होंगी ना 2 का गुणज होंगी। तो इनका एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम विषम संख्या के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं अपने से और एक से सिर्फ ही भाज्य हो, जो स्वयं अपने से और एक से ही भाज्य हो, ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो अपने अर्थात स्वयं से व एक से भाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो अपने स्वयं के वो पहाड़े में आती हो, स्वयं के पहाड़े में आती हो या फिर वो एक के पहाड़े में आती हो। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल 3 अपने पहाड़े से कटेगा 3, या स्वयं
स्वयं के पहाड़े से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा, स्वयं के पहाड़े में ही आएगा। उसके बाद ये तो हम 1 से काट सकते हैं, यह 1 से कटे। उसके बाद देखते हैं 5। 5 भी दोस्तों, 5 देखिए बच्चों, 5 जो है यह स्वयं से कटता है या फिर उसके बाद 1 से, इसके अलावा किसी के भी पहाड़े में यह नहीं आता है। और उसके बाद 2 भी है, 2 क्या, 2 किसी की 2 भी किसी संख्या से, किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, यह अपने स्वयं से ही कटेगा या तो 1 से। और यह सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है। उसके बाद देखते हैं और सारी संख्याएं हैं, 7 आदि ऐसे संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या। अब देखते हैं, अभाज्य संख्या देख चुके हैं, तो अब देखते हैं हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लें। ऐसे क्रम से हम संख्याओं के बारे में देखते चलेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है। तो अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य हो जाए, वह स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य हो जाए तो हमारी वह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक व और किसी संख्या से भाज्य हो जाए। वो भाज्य संख्या कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो, तो दोस्तों हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं व अब एक व स्वयं जो संख्या हो स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से भाज्य यानी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, या और संख्या का गुणज हो तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया, 4 के अलावा देखते हैं 16 हो गया, 24 हो गया। अब देखिए जो 4 है हमारा, 4 यह एक तो एक के पहाड़े में आएगा, 1 चौके 4 प्लस उसके बाद देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और उसके बाद यह स्वयं के पहाड़े, स्वयं यानी 4 के पहाड़े, 4 के भी पहाड़े में आएगा,
4 एकम 4। इसी प्रकार से अब 16 को देखते हैं। 16 जो है एक से भी भाज्य हो जाएगा, यानी 1 से भी कट जाएगा, 1 के भी पहाड़े में आएगा। उसके बाद देखते हैं यह 2 से, 2 और 16, 2 के भी पहाड़े में आएगा, यानी 2 से भी भाज्य हो जाएगा, यह 2 का गुणज है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये 4 से भी कट जाएगा, यानी 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद देखते हैं यह 8 के भी पहाड़े में आएगा, 8। अब उसके बाद देखते हैं ये 8 से भी कट जा रहा है। तब उसके बाद देखते हैं यह स्वयं के पहाड़े में भी आता है 16। तो यह कितने संख्याओं से कटा? 5 संख्याओं से। एक तो 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से और 16 से। और जो हमारी अभाज्य संख्याएं थी, अभाज्य संख्याएं वो सिर्फ 1 से और अपने स्वयं के पहाड़े में आती थी, या अपने स्वयं के संख्या से ही कटती थी या विभाज्य होती थी, या अपने स्वयं के पहाड़े स्वयं के ही संख्या का गुणज होती थी, अभाज्य। ऐसे इसी प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 24 का। 24 को देखते हैं। 24 को देखते हैं, यह 1 के भी पहाड़े में आएगा, यानी 1 से भी कट जाएगा, 1 से 1 का भी गुणज होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। और उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों यह 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी देखते हैं, 4 के भी पहाड़े में आएगा, 4 का गुणज है, 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद 6 से देखेंगे, 6 से भी कट जा रहा है, यानी 6 का भी गुणज है, 6 से भी इसे भाग देने पर यह विभाजित हो जाएगा। और देखते हैं 8 से भी कट जा रहा है, 8 से भी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 3 से, ये भी 3 से भी कट जा रहा है, 3 के भी पहाड़े में आ रहा है, यानी यह 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 3 का गुणज है। अगर हम 3 से भाग देंगे तो यह 3 से कट जाएगा, 3 और 24। तो ये देखिए बच्चों इसे, और ये देखिए 12 के भी पहाड़े में आ रहा है, 12 दूना 24, यानी यह 12 से भी कट जा रहा है, 12 का गुणज होगा। तो अब जो अभाज्य संख्या थी वह स्वयं और 1 के सिर्फ अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटती थी। लेकिन जो हमारा भाज्य संख्या है वो स्वयं अपने संख्या से, 1 से और जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं से कट जाती है। स्वयं से 1 के अलावा जो और भी संख्याओं से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या की इंग्लिश क्या होती है? कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों इसीलिए अब देखिए ये 7 संख्याओं से भाज्य यानी विभाजित हो रही है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद परिमेय संख्या। हमने जाना प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के बाद जीरो प्राकृतिक संख्या हमें से प्रकृति से मिली है, लेकिन हमारी जो जीरो है, जीरो इसका खोज किया गया है, जिसका आर्यभट्ट ने खोज किया। तो हमारे इसे प्राकृतिक संख्या तो हमारी मिल गई थी, लेकिन हमें आगे संख्या को बढ़ाने के लिए जीरो का बहुत योगदान है, क्योंकि हम बस 1 9 तक लिख सकते हैं, उसके बाद हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी। तो हमारी जीरो को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तलाश की और उन्हें सफलता मिली। इसीलिए हम किसी भी बड़ी संख्या को लिख सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर से सिर्फ 9 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके आगे की संख्याओं को लिखने के लिए हमें जीरो की बहुत आवश्यकता थी। अब देखते हैं हमें परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि ऐसी संख्या जो भाग के रूप में हो, ऐसी संख्या जो भाग के रूप में हुई। इसे नाम से ही कुछ आप लोग समझ लिया करिए। जैसे नाम से ही प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्रकृति से हमें जैसे बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे हवा हमें फ्री मिली, इसी प्रकार से हमें नंबर से प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति से मिली है। उसके बाद पूर्ण संख्या में हम जीरो मिला दिए। जीरो की यानी हम खोज किए तब तो उसमें मिला है। हमें तो प्राकृतिक संख्या तो प्राकृति से मिली है, तो उसमें हम जीरो मिला है। जीरो की खोज किए आर्यभट्ट सर ने। उसके बाद हमने जीरो को प्राकृत संख्या में मिला तो हमारी पूर्ण संख्या बन गई। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से ही नाम से ही लग रहा है हमें कि यह एक रेशनल नंबर यानी भाग के रूप में हो। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी भिन्नात्मक रूप में उसे हम व्यक्त कर सकें। p/q पहले यहां तक हम देखते हैं ऐसी संख्या जिसे हम p/q देखिए ये एक भिन्न के रूप का है, भिन्न के रूप में हम लिख सकें। उसके बाद इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें दो कंडीशन होती है। इसे अगर ये किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो उसकी दो कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करती तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यही दो कंडीशन को यहाँ फॉलो करना चाहिए। कोई भी परिमेय संख्या है उसे इन दो कंडीशनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये जो पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर देखेंगे वीडियो, फिर देखेंगे कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। आप नोट्स बनाएंगे, उसे रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, एग्जाम हॉल में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं इनकी कंडीशन क्या होता है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, पहले नंबर लिख सकें। उसके बाद ये p/q जो है ये q का मान जो होना चाहिए 0 के बराबर ना हो। पहली कंडीशन हमारी है। ये जो q है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो। जो ये p है और q दोनों पूर्णांक संख्या हों, दोनों पूर्णांक संख्या हो। p और q पूर्णांक हों। ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि संख्या जो है हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। p/q के रूप में हम संख्या लिख दिए, ये नहीं कि ये हर संख्या परिमेय संख्या हो गई। अब उसमें यह भी होना चाहिए कि जो ये q का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वह 0 के बराबर हो गई संख्या तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, p और q। अब p और q जो है वह पूर्णांक संख्या हो। ऐसी नहीं कि संख्या कोई भी संख्या हम रख दें, नहीं,
वो एक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो इसका उदाहरण हम जैसे देख लेते हैं, 1/2। ये बताइए यहाँ q का मान 0 है? q का मान 0 नहीं है। q का मान 0 नहीं है। उसके बाद जो 2 है ये हमारी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से देखते हैं 4/3। 4/3 में क्या q का मान 0 दिया है? q का मान 0 है? नहीं। और उसके बाद ये जो p और q के रूप में लिख लिए भिन्न के रूप में। अब 4 और 3 देखिए, यहाँ से p का मान 4 मान लीजिए, जैसे तुलना करने में q का मान 3। अब देखिए यहाँ p जो है वह 4 है, 4 एक पूर्णांक संख्या है, 3 जो है q का मान 3 है, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। तो जो संख्याएं होनी चाहिए p/q के रूप की, उनका जो मान हो वह पूर्ण संख्याएं हो तो परिमेय संख्या हो सकती हैं, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या और संख्याएं भी हो सकती हैं। अब देखते हैं इसका जस्ट विपरीत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। इनका उदाहरण और है, जैसे 6/5, 10/11, ऐसी बहुत उदाहरण है, तो आप देख लीजिए। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इसके विपरीत होता है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, इनकी शर्त क्या होती है। इनकी शर्त अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यही ध्यान देना है। अब आप देखते हैं अपरिमेय संख्या। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने परिमेय संख्या के बारे में जाना। परिमेय संख्या के बाद देखते हैं जस्ट उसका विपरीत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर, से इंग्लिश में इनरेशनल नंबर। अब अगर परिमेय संख्या का यह जस्ट विपरीत संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? यानी यह p/q के रूप का ना हो, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। देखते हैं इसका, देखते हैं परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या, अपरिमेय ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या में क्या था कि हम p/q के रूप में लिख सकें, और उसमें बाउंडेशन भी था हमें दो कि एक पहला q का मान 0 ना हो, दूसरा p और जो q है,
P और Q है, यह एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जैसे 1, 2, 3 ऐसे ये पूर्ण संख्याएं हैं। अपूर्ण संख्याएं मतलब जैसे 1.5 हुआ, ये सब अपूर्ण संख्याएं हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं को समझ लीजिए आप, जैसे 1, 2, 3 ये सब जितनी संख्या है ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के रूप में हैं। और जो ये दशमलव के रूप में ना हो, भिन्नात्मक रूप में जो संख्याएं हो वह सदैव पूर्णांक के रूप में हो, पूर्ण संख्या हो, और ये दशमलव के रूप में ना हो, बस यही इनका बाउंडेशन है। अब इसमें देखिए अपरिमेय संख्या, इसका जस्ट विपरीत है। यह एक ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें। इसका जस्ट इंग्लिश देखिए, अब विपरीत है, इनरेशनल नंबर। तो देखते हैं यह कैसी संख्याएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप भी सोचिए कैसी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखते हैं इनमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या यह एक परिमेय संख्या हो सकती है? यहाँ हम नीचे 1 कर दें, लेकिन यह जो है √2 का मान जब हम बाहर करेंगे, इसे बाहर करेंगे तो हम इसे 0.1412 ऐसे कह के यह संख्या रुकेगी नहीं, यह संख्या बराबर निकलती रहेगी और इसका निश्चित मान हमें प्राप्त नहीं होगा। निश्चित मान नहीं प्राप्त होगा तो हम इसे कहाँ तक निकालते रहेंगे, और ये जब संख्या बाहर आएगी तो यह एक पूर्णांक के रूप में नहीं होगी, जिससे हम इसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से देखते हैं √3, √5, √7, √6 ये जितनी वैल्यूएं हैं इनका एक एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इनकी वैल्यूएं जो निकलती हैं वो बाहर निकलती रहेंगी, आपको एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त होगा। और उसके बाद देखते हैं ये पाई का मान आप सोच रहे होंगे, पाई जो होता है इसका मान तो हमने पढ़ा है कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। आप सवाल में भी इसे यूज करते हैं 22/7, लेकिन ये जो 22/7 होता है यह इसका पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। देखिए उसमें लिखा रहता है 3.14, आपके ही सवाल में लिखा रहता है। इसका जब वैल्यू निकालेंगे हम 3.14 लगभग, इसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसका मान जो हमें प्राप्त होता है वह लगभग होता है। इन सब का जितना मान है प्राप्त होगा लगभग के बराबर प्राप्त होगा। कोई भी संख्या एकदम इक्वल नहीं होगी, एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर आप पिछली क्लास की वीडियो कक्षा 8 की वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि हमारे सर अर्जुन सर पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो भी आपके छोटे भाई हो तो उनसे भी कहिए देखिए, वो पढ़ें। और आपको अगर वीडियो ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, जैसे हम तेज पढ़ाते हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आगे अगली वीडियो में उस पर विचार करेंगे, सुधार करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घर पर रहें। ऑनलाइन कोचिंग फ्री में है, यह इसका लाभ उठाइए आप। धन्यवाद।